जय हिंद सैनिक भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन का एक वीडियो। इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन यूट्यूब पर एक चैनल है जिसके वीडियो के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के नए रोजगार, पेंशन, पीसीडीए इलाहाबाद का लेटेस्ट सर्कुलर के नियम तथा वर्तमान सरकार की फौजी भाइयों के प्रति पॉलिसियों की जानकारी दी जाती है। मैं भी आपके तरह भारतीय वायुसेना का एक फौजी हूँ। यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं वैसे आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए भाइयों, अब अपनी विषय वस्तु पर चर्चा करें। जवान भाइयों, आइए हम लोग इस बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सीआईएसएफ में जो 2000 पदों की जो बहाली निकली है एक्स आर्मी के लिए, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मेरा पहले मैं 2-3 वीडियो मैं इसका बना चुका हूँ, ठीक है, आप वो सभी देख लें। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और शायद वीडियो नंबर 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप वो तीनों वीडियो को देख लें। उसके बाद ये मेरा 4th वीडियो है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब सीआईएसएफ से संबंधित जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, वो सभी वीडियो आप देख लें तो आपको फुल प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। यदि आप सिर्फ एक ही वीडियो को इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो कि फॉर्म कैसे भरेंगे, हाँ, कहाँ प्रेफरेंस क्या डालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं 1-2 वीडियो और मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम आपको कुछ बता दें कि ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको एप्लीकेशन ईमेल के माध्यम से भेजना है और इस एप्लीकेशन को भेजने की अंतिम तिथि, जो लास्ट डेट है, 15/3/2021 है। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जाकर देखें। यदि नहीं आया है तो आप जल्द, ऑब्वियसली आ गया होगा क्योंकि 15/3/2021 को ये है, तो आ ही गया होगा। आप जाइए इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू कीजिए, जिसमें कि ये हमारा वीडियो काफ़ी आपको नॉलेजेबल होगा, काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा, आपको काफ़ी इससे ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन किए जाएंगे। यदि आप फॉर्म भरते हैं, फिल करके भेज देते हैं और आपका एडमिट कार्ड आने का क्या प्रक्रिया है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप भी इसे दिख सकें। It is the responsibility of candidate to submit all required document along with his application as per Annexure 1 as mentioned at Para 8 above. All eligible candidate applying for contractual engagement will be issued admit card by the concerned sector under which jurisdiction his first preference unit is located. For the screening and document verification, candidate will have to report his first preference CISF unit. तो दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि आप जो आपकी जो एडमिट कार्ड आएगी वो कहाँ से आएगी, जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हुए हैं उसमें प्रेफरेंस आपको देना होगा। एनेक्चर 1 में हम बता चुके हैं, ये पहले दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो आप देंगे वहीं से आपका एडमिट कार्ड आएगा और वहीं आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट भाइयों, सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजना है अच्छे से एनेक्चर 1 में पारा नंबर 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको रिपोर्ट करना होगा वहाँ पर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फॉर स्क्रीनिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट हिज फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिट। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिट में ही जाके
रिपोर्ट करना होगा और वहीं से आपका एडमिट कार्ड आएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है दोस्तों कि स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन कमेटी, मतलब स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन कमेटी फॉर सेलेक्शंस ऑफ द कैंडिडेट विल कंस्टिट्यूटेड बाय CISF। अच्छा, जो CISF से ही ये लोग अपना एक कमेटी बनाएंगे जिसमें कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन, आप देखिए सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन जो पारा बी है इसमें सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स with original document provided by candidate. The candidate are required to produce the following document in original for screening। देखिए सबसे पहले स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग मतलब जस्ट ऊपर से देखना। आप जैसे कोई आपको डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो ऊपर से देखता है कि हाँ साहब मार्कशीट है, हाँ ये ठीक है, ये ओरिजिनल है, हाँ ये ठीक है, ये वगैरह है, ये सही है, ये गलत है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग। मतलब एक आँख से ही देखना, मतलब उसको अंदर जाके वेरिफिकेशन नहीं करना, सिर्फ ऊपर से देखना कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा रहे हैं, वो स्क्रीनिंग कहलाता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी उस समय जहां आप फर्स्ट जो प्रेफरेंस यूनिट है वहां यदि आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए उसमें, यहाँ पे देखिए filed in application forms, sorry, filled in application forms as per annexure 1 in original। मतलब कि आपके पास वो क्या होना चाहिए कि ओरिजिनल एनेक्चर 1 में जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है वैसे ही आपको भरना होगा, बिल्कुल भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। सेकेंड में क्या चीज़ बोला गया है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, आपका PPO ओरिजिनल PPO होना चाहिए, PPO का कॉपी नहीं, ओरिजिनल, ये सब का सब ओरिजिनल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी का सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशूड बाय द इंडियन आर्मी ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय जो आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू किया गया था वो भी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर का जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू करेंगे आप उसका भी ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा। फिल्ड इन क्वेश्चनायर फॉर्म एज पर एनेक्चर 2, तो एनेक्चर 2 में जितने भी क्वेश्चनायर हैं वो सब ओरिजिनली फिल्ड होना चाहिए और वो भी आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट की चर्चा हम वीडियो नंबर 2 में कर चुके हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए इसमें सेकंड क्या है उसके बारे में समझें। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब एक्स आर्मी पर्सनल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ SI ASI are required to fill the physical standard prescribed in this notification. Physical measurements shall taken for record purpose only in respect of candidate appearing for the post of HC और कांस्टेबल। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा कि वही आपकी छाती कितनी है, फुलाने पे कितना होता है, या फिर मान लीजिए कि आपका हाइट कितना है, ये सभी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या उनका हो सकता है कि अपना कुछ अलग टेस्ट हो वहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपको है वो पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना होगा, आपको उस चीज़ को देखना होगा। सेकेंड क्या कहते हैं, आफ्टर PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अवार्डिंग ऑफ मार्क्स, आफ्टर PST अवार्डिंग ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनल, वो आपको ले ही जाना है, ठीक है। ओरिजिनल में रिपोर्ट करते समय में सबके सब ओरिजिनल ले ही जाना है। तो इसमें क्या करना है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आपका बहुत सारी बातें लिखी होती है, आपका कैरेक्टर कैसा रहा, हाँ एग्जाम्पलरी रहा या फिर गुड रहा, वेरी गुड रहा, ये सभी आपको फेयर रहा, कैसा रहा, तो ये मार्क लिखा रहता है। तो उसमें आइए क्या है, आफ्टर PST अवार्डिंग द मार्क्स बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट,
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर वो मार्क्स दिया जाएगा। फॉर पर्पस ऑफ selection qualitative assessment will be done based on the grading in the discharge certificate। मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो दिया हुआ है ग्रेडिंग उसके आधार पे किया जाएगा। क्या है आगे देखें, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ ग्रेडिंग एज एग्जाम्पलरी, गुड, फेयर, इंडिफरेंट एंड बैड। मार्क्स विल बी अवार्डेड आउट ऑफ 10 मार्क्स, दैट इज हाँ exemplary 10 marks, good 7 marks, fair 5 marks, indifferent 0 marks, not qualified and bad 0 marks, not qualified। ये सभी जो exemplary हैं उसके लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं गुड के लिए 7 मार्क्स, फेयर के लिए, फेयर मतलब होता है ठीक ठाक जो भी है उसमें, उसके लिए 5 मार्क्स, और इंडिफरेंट या बैड होगा तो उसके लिए 0 मार्क्स। तो इस आधार पर ये जो मार्क्स है ये आपका जो मेरिट लिस्ट बन सकता है तो उसमें ये काफ़ी अफेक्टेड करेगा। तो मान लीजिए कि इसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आपकी जो ग्रेडिंग है वो अच्छी की गई है तो आपका इसमें CISF में होने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है, हो सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन, अब मेडिकल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर हम इसकी बात करें तो उनका अपना एक मेडिकल क्राइटेरिया है, उसके आधार पर वो आपको इसमें भर्ती करेंगे। तो वो क्या है वो हम देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एज पर द शेप, साइकोलॉजिकल, हियरिंग, अपेंडिक्स, फिजिकल एंड आई साइट, मेडिकल कैटेगरी। मतलब ये शेप क्या चीज़ है, यही जो साइकोलॉजिकल, हियरिंग, अपेंडिक्स, फिजिकल एंड आई साइट, इसी का एक छोटा फॉर्म है शेप। ठीक है, शेप कुछ और कुछ नहीं है, बस उसका छोटा फॉर्म है। तो शेप मेडिकल कैटेगरी है। इसमें क्या होता है देखिए, सेलेक्टेड पर्सनल विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द मेडिकल examination as per shape policy of CISF and only shape 1 candidate will be considered। prescribed format for medical examination may be seen on CISF recruitment website। तो बोला जा रहा है कि जो जिनका शेप 1 है, मतलब शेप 1 कहने का मतलब इनकी अपनी पॉलिसी है, इसमें किसको ये 1 में रखेंगे किसको 2 में रखेंगे। तो उसके आधार पे जिनका शेप 1 होगा, ठीक है, उसी को ये भर्ती लेंगे। तो यदि इसके बारे में डिटेल रूप से जानना हो कि शेप में क्या क्या पॉलिसी है, शेप की पॉलिसी क्या है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या स्टैंडर्ड है। हाँ, एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में बी सीन ऑन CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट। तो ये CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट है www.CISF.RECT.in। तो मतलब जो भी है ये वेबसाइट है, इस पर क्या शेप का अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ड्राइंग ऑफ मेरिट लिस्ट। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन इन केस ऑफ टाई इन द ग्रेडिंग एज पर द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जो भी आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आधार पे जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है ये सभी को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। द कैंडिडेट यंगर इन एज विल बी गिवन प्रेफरेंस। यंगर इन एज मतलब जिनकी एज सबसे कम होगी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब उनका चांसेस है होने का। केप्ट हायर इन मेरिट, हाँ, तो उनका चांस बनता है कि उनका पहले हो जाए। यदि वो सब कुछ पास कर जाते हैं और एज उनका सबसे कम है, कम से कम एज वाले को बोलेंगे। इफ टाई स्टिल परसिस्ट, सेम शैल बी रिजॉल्व बाय द कंपेयरिंग विद हाइट। अगर मान लेते हैं कि अगर जो दो कैंडिडेट जिसका कि दोनों का सेम एज है तो फिर उस दोनों में से किसका सिलेक्शन करेगा, तो बोला जा रहा है फिर जिसका हाइट बड़ा हो उस हाइट के आधार पे लिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट विद मोर हायर विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट लिस्ट। तो जिसका हाइट ज़्यादा होगा, अब दो व्यक्ति है, एक का उम्र 45 साल है, दूसरे का भी 45 साल है, सर्टिफिकेट में भी सब कुछ सही है, उसका भी सर्टिफिकेट में सब कुछ सही है, बिल्कुल बात टाई हो रहा है, तो दोनों में से किसका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसका हाइट ज़्यादा है। मतलब ये उनकी अपनी पॉलिसी है, किसको सेलेक्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है, CISF वालों की अपनी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के आधार पे आप आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट, तो अब ये लास्ट टॉपिक है 6, वेटिंग लिस्ट। ऑल द कैंडिडेट हुज क्वालिफाई इन द सिलेक्शन प्रोसेस बट कुड नॉट figure in merit list
shall be kept in the waiting list. The waiting list of the candidate shall also be published along with the main list. मतलब ये चीज़ बोला जा रहा है कि जिनका मेन लिस्ट में नहीं आ पाएगा उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा, और जब उनका जो मेन लिस्ट या यूँ कहीं मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा तो वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। और जिनका मेरिट लिस्ट में आ गया और वेटिंग लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में नहीं आया, ऑब्वियसली जिनका मेरिट लिस्ट में आएगा तो उनका वेटिंग लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन जिनका वेटिंग लिस्ट में आया है तो मेरिट लिस्ट के साथ उनका वेटिंग लिस्ट में भी, ये लास्ट टॉपिक है वेटिंग लिस्ट। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द सिलेक्शन प्रोसेस बट कुड नॉट फिगर इन द मेरिट लिस्ट शैल बी केप्ट इन द वेटिंग लिस्ट। द वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट shall also be published along with the main list. The waiting list shall be valid for 6 months for the date of publication of result in case of candidate does not join after selection. मतलब कि ये चीज़ बोला जा रहा है कि जैसे जिस व्यक्ति का मेरिट लिस्ट में आ गया, ठीक है, और एक आदमी है जिसका मेरिट लिस्ट में नहीं आया है लेकिन वो भी सेलेक्टेड हो गया है, सब कुछ ठीक है, तो उनका वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। तो जब मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी उसी के साथ वेटिंग लिस्ट भी पब्लिश की जाएगी। और ये यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वेटिंग लिस्ट की जो वैलिडिटी है, द वेटिंग लिस्ट विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ। ये वेटिंग लिस्ट जो है ये 6 मंथ के लिए वैलिड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। जब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तो वेटिंग लिस्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रहेगी। इन केस इफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन आफ्टर सिलेक्शन। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी इससे मिली ही होगी, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है ये आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने में सहायक होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने इस वीडियो बनाने से पहले 3 वीडियो और भी मैं बना चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्लेलिस्ट है जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन, मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप मेरा सारा वीडियो देखिए, आपका सारा कन्फ्यूज़न धीरे धीरे दूर हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम एक दूसरा इसी से संबंधित सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित हम वीडियो डालेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी जानकारी इससे मिली हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने जो जवान भाई हैं उनमें शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिटेड हों, दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी रोजी रोटी में बरकत हो और आप आगे बढ़ें, और आप दिन प्रतिदिन आप सफलता को, नए नई सफलताओं को चुमें और इसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, ऐसा मेरा भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद की सेना, धन्यवाद।